पूरा देश कोरोना वायरस से परेशान है और कांग्रेस अपने नेताओं की बयानबाजी से ही। कोरोना काल में भी कांग्रेस नेता ऊट पटांग बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान से कांग्रेस विधायक ने सीएम अशोक गहलोत से ऐसी मांग कर दी है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस बीच राजस्थान के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। उन्होंने इस बाबत सूबे के सीएम अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब हाथों को अल्कोहल से धोने पर कोरोना खत्म हो सकता है तो उसे पीने से गले का वायरस भी जरूर साफ हो जाएगा। कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में अवैध शराब का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने लिखा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद है, आर्थिक घाटे से राज्य सरकार की कमर टूट रही है। वहीं शराब नहीं मिलने से इसका अवैध धंधा पनप रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सभी जिलों में अपराध में कमी आई है, लेकिन अवैध शराब का धंधा काफी बढ़ गया है। इस लिहाज से सरकार शराब की दुकानें खोल दे। इस फैसले से पीने वालों को शराब मिलेगी और सरकार को राजस्व मिलेगा। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी शराब की दुकान खोलने की वकालत कर चुके हैं, जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। अब कांग्रेस विधायक की ऐसी मांग पर विपक्ष एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधेगा और मामले को लेकर सीएम गहलोत को भी जवाब देना होगा। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या और उसके बाद मचा बवाल अभी तक थमा नहीं है। मामले में राज्य सरकार का रुख भी ढीला ढाला है और अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार की जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पालघर घटना की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग की गई है और साथ ही मामले को महाराष्ट्र से दिल्ली ट्रांसफर कर दिल्ली में ट्रायल चलाने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और इस दौरान उस गुहार को ठुकरा दिया जिसमें राज्य में चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो याचिका की कॉपी महाराष्ट्र सरकार के वकील को मुहैया कराएं और राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मामले की जांच संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि घटना पुलिस के सामने हुई और पुलिस साधुओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा हुई, ये पुलिस की लापरवाही है। मामले में जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और संबंधित धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस की हेकड़ी कम नहीं हुई है। प्रदेश में रोज नए नए सियासी भूचाल आ रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चे कांग्रेस के पूर्व नेता और बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। सिंधिया जिस तरह कांग्रेस छोड़ने के बाद एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, सिंधिया अपने कार्यकर्ताओं से सीधे फोन कर संपर्क कर रहे हैं और उनसे हालिया राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोन कॉल वायरल हो गई है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने शुभचिंतकों से लॉकडाउन में सीधा संपर्क कर रहे हैं। 3 महीने पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुरारी लाल खस से सिंधिया की बातचीत हुई थी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो मुरारी लाल को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। ऑडियो में सिंधिया के यहाँ से किसी ने कॉल करके पहले उनसे बात कराई। मुरारी लाल खस से कुशल मंगल पूछने के साथ ही सिंधिया ने कहा कि कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश मवाई को लेकर भी सतर्क किया। सिंधिया ने साफ कहा कि उनके मामले में नहीं पड़ना है। उन्होंने लॉकडाउन खुलते ही अंबा नगर पालिका अध्यक्ष शेखर शिवहरे के साथ आकर मिलने को भी कहा है, लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने कहा कि सिंधिया जी देश के बड़े नेता हैं, उनके लाखों मानने वाले हैं, कांग्रेस को उन पर फिजूल की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।
उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद फिलहाल बच गया है। उनकी कुर्सी पर मंडराते खतरे को दूर करने में जिन दो लोगों की अहम भूमिका रही है, उनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख हैं। इन दोनों की सलाह और मदद से उद्धव ठाकरे एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक संकट का सामना करने से बच गए हैं। शरद पवार के एक बेहद करीबी का कहना है कि पवार अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव से ये जानते थे कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि राज्यपाल के पास इसकी वैधानिक वजहें हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर नितिन गडकरी के संपर्क में थे। पवार और उद्धव इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि गडकरी की दिल्ली में और संघ परिवार में क्या हैसियत है। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव संवाद में नितिन गडकरी का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद अदा किया। मराठी के अलावा उद्धव जानबूझकर हिंदी में भी बोले और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक साफ साफ ये मैसेज पहुंचाया गया कि महाराष्ट्र के कुछ नेता मामले को बिगाड़ना चाह रहे हैं। बाद में शरद पवार और नितिन गडकरी की सहमति से बात बनने लगी। 26 अप्रैल को नितिन गडकरी की सार्वजनिक तारीफ के अगले ही दिन 27 अप्रैल को उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार और आदित्य ठाकरे की एक आपात बैठक हुई। इस मीटिंग में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के बीच हुई बातों के आधार पर नई रणनीति तैयार की गई। उद्धव ठाकरे के करीबी सूत्रों का कहना है कि नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ये पता लगाया कि राज्यपाल की ओर से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित किया जाना संभव नहीं है और उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद बचाने का रास्ता सिर्फ विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों का चुनाव है। ये काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद के बिना संभव नहीं था। शरद पवार की सलाह और आपात मीटिंग में बनी रणनीति के मुताबिक अगले दिन 28 अप्रैल को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और राजनीतिक संकट को टालने के लिए मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को मदद का भरोसा दिलाया। 29 अप्रैल को दिल्ली और मातोश्री के बीच कई राजनीतिक सहमतियां बनी और ऐसे में उद्धव की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसमें उसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। उसने अमेरिका के उस दावों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किम जोंग अब मर चुका है, लेकिन अब अमेरिका को उसके ही बयानों पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि किम जोंग जिंदा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने उसी अंदाज में है जिसके लिए ये तानाशाह जाना जाता है। पूरी दुनिया को डराने वाला जोंग 20 दिन से लापता होने के बाद सबके सामने आ गया है। किम जोंग को बीते दिनों मजदूर दिवस पर एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए देखा गया। जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसमें जोंग पूरी तरह से स्वस्थ और हाथ हिलाते दिख रहा है। आप तस्वीरों में तानाशाह को खुद देखिए। ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री के उद्घाटन की ही तस्वीर है। दरअसल ये फैक्ट्री उत्तर कोरिया के दक्षिण पूर्वी कस्बेओ में स्थित है। किम जोंग उन ने जिस फैक्ट्री का उद्घाटन किया है उसके बारे में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री नाम की ही फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। असलियत में इस फैक्ट्री में दुनिया की तबाही का सामान बनता है। इस फैक्ट्री के जरिए किम जोंग उन अब आसानी से फास्फोरिक एसिड से यूरेनियम निकाल सकेगा। इस यूरेनियम का इस्तेमाल वो परमाणु बम बनाने में कर सकेगा। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद किम जोंग उन लगातार अपनी परमाणु बम की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगा है। साथ में वो आर्थिक विकास पर भी काफी फोकस कर रहा है। जहां पूरा विश्व इस समय कोरोना से निपटने में लगा है, वहीं किम जोंग का ये रूप देखकर सभी हैरान हैं। यूपी सहित पूरे देश भर में कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जमात और मरकज में शामिल लोगों को दोषी माना जा रहा है। जमात में शामिल लोग जहां जहां गए, कोरोना का खौफ वहां सबसे ज्यादा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जमात और जमात से जुड़े लोगों पर निशाना साधा है। उनकी माने तो अगर यूपी में सही वक्त पर यूपी सरकार एक्शन मोड में नहीं आई होती तो आज यूपी का हाल दूसरा होता और जमात के लोग तबाही मचा दी होती। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने बीमारी को छिपाया। लोग बीमारी को छिपाकर जगह जगह फैलाए, ये हम नहीं होने देंगे। तबलीगी जमात के इस रवैये के कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैला।
सीएम ने कहा कि आज हमारे पास लगभग 1600 एक्टिव केस हैं। इसमें 1000 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। इन्हें समय रहते प्रशासन को बताना चाहिए था, मगर ऐसा न करके उन्होंने बीमारी को छिपाया और बयानबाजी की। इसके साथ ही लोगों में अंधविश्वास फैलाया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जमात के अलावा विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जो इस तरह के लोगों का बचाव कर रहे हैं वो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमात को लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, किसी अपराधी को जाति, मत और मजहब के साथ न जोड़ा जाए। अपराध किया है तो कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के लोगों का बचाव कर रहे हैं वो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।